नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक उदेनिया। 14 फरवरी 2019 ये वो तारीख थी जब हमारे देश के 40 बहादुर जवान आतंकी घटना में शहीद हो गए। जवानों की शहादत के बाद से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से बदला लेने की मांग लगातार उठ रही थी। वहीं 26 फरवरी 2019 ये वो तारीख थी जिस दिन भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान में उन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जो जवानों की मौत के जिम्मेदार थे, बल्कि ये संदेश भी दिया कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे हमारे कार्यक्रम पुलवामा का बदला में। भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला ले लिया है। पुलवामा आतंकी हमले के 2 सप्ताह के भीतर ही भारत ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कैंप पर एयर स्ट्राइक कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। सोमवार की देर रात भारतीय वायुसेना के 12 मिराज फाइटर जेट ने LOC पार कर जैश के आतंकी कैंपों को निशाना बनाया और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भारत की वायुसेना ने POK के बालाकोट में घुसकर वहां 1000 किलो बम बरसाए, जिसमें 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इस बड़े ऑपरेशन में 21 मिनट का समय लगा। भारतीय वायुसेना ने देर रात करीब 3:30 पर 12 मिराज फाइटर जेट के साथ हमला किया और 3 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट, चकोट और मुजफ्फराबाद मिलाकर कुल 3 हमले किए। जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकी कैंप भी इसमें शामिल थे, जिसे भारतीय वायुसेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर का भाई और साला मारा गया है। यह जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख कमांडर था, साथ ही प्रिंसिपल कमांडर भी ढेर हो गया। इस बड़ी कार्रवाई पर विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि 14 फरवरी को जैश-ए-मोहम्मद ने CRPF पर फिदायीन हमला किया था। ये संगठन पाकिस्तान में 2 दशक से सक्रिय है। पाकिस्तान को उनके कैंप के बारे में लगातार जानकारी दी जाती रही, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। सूचना मिली कि वे देश में और फिदायीन हमले कर सकते हैं। इसके बाद भारत ने बालाकोट में जैश के कैंप पर कार्रवाई की। तो आखिरकार भारत ने 40 जवानों की शहादत का बदला इस तरह से ले लिया है ये कार्रवाई करके। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमरीश कुमार जी, जो मेंटेनेंस इंस्पेक्टर हैं एयरफोर्स में, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र तिवारी जी। तो सबसे पहले अमरीश जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये कार्रवाई की गई, पहले भी कई बार भारत पे हमले हुए, लेकिन इस तरह की कार्रवाई पहले नहीं देखी गई। तो इस बार इस तरह की कार्रवाई की गई, क्या कुछ अलग था? क्या कुछ तैयारियां इस कार्रवाई के लिए की गई थी? आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस तरह के जो एक तरह से पुलवामा का बदला लेने से पहले भी एक उरी का पहले जो अटैक हुआ था उसके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक की एक बार बात की गई थी, और साथ में आज पुलवामा के बदला में एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की जहाँ तक हुआ है, ये निश्चित रूप से देशवासियों के लिए तो बहुत ही गौरव का विषय है। पहला। सेकेंड, जो आपने कहा कि पहले इस तरीके से घटनाएं नहीं होती थी, तो एक कहा गया है कि आई डू नॉट अफ्रेड एन आर्मी ऑफ लॉयन विच इज़ लेड बाय अ लैम। नेपोलियन ने कहा इसे, आई अफ्रेड एन आर्मी ऑफ शीप विच इज़ लेड बाय अ लॉयन। यानी कि लीडरशिप की जो एक क्वालिटी होती है हमेशा से पूरे फौज को आगे लेके जाती है। तो निश्चित रूप से ये था कि जो ये फौज को एक स्वतंत्रता देने की, एक फ्रीडम देने की जहाँ पर बात कही जा रही थी कि उनको खुले रूप से छूट है, ये एक छूट सिर्फ फौज को पास तो पहले भी इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो स्ट्राइक कर सकती थी, लेकिन वो जो एक खुली छूट देने की जहाँ तक बात जा रही है, तो ये ज़रूर उनको इस तरीके से एक इनकरेज करता है कि वो इसको एक अटैक को सही मायने में अंजाम तक पहुँचाएं और अपना जो उनका एक सैन्य बल की जो क्षमता है हमारे भारत सेना की, उसको एक प्रदर्शित करके और उसको सही रूप से वापस लौटना भी एक चैलेंज था, जहां पर दोनों रूप से हमारी भारतीय एयरफोर्स जो है, वायुसेना, वो एक कारगर उसमें रही है। जी भाई शैलेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, पुलवामा का बदला इस कार्रवाई को कहा जा रहा है। इससे पहले उरी हमले पर भी कार्रवाई की गई थी भारत की तरफ से। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं होती थी, खास तौर पर LOC पार करके एयर स्ट्राइक करना एक काफ़ी बड़ी बात इसको माना जाएगा।
हाँ देखिए, मयंक, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से ये हमला ऑपरेट हुआ है ये अपने आप में एक नया है, लेकिन एक चीज और बिल्कुल हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इससे पहले इस तरह के हमले नहीं होते थे। वो शायद मैं उस बात को स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे अभी कई फौजी मित्र हैं जो बड़े अधिकारियों से रिटायर हुए हैं पदों से, उनका कहना है कि हम लोग पहले भी ऑपरेशन करते थे। हाँ, लेकिन ये होता था कि हम उनका मैसिव इंटेंसिव जो भी हम काम करते थे उसको उजागर नहीं करते थे, उसको स्वीकारते नहीं थे। तो हम चीजें रिएक्ट तो हमेशा करते आए हैं, जब भी हमारे ऊपर कोई भी अगर अटैक हुआ है तो हमने उसका जवाब दिया है। खैर, ये इसलिए बड़ा मुद्दा हो गया था कि लगातार पब्लिक डोमेन में जिस तरह से आवाज उठ रही थी कि इसका बदला लिया जाना चाहिए, बदला एक बड़ी बात यह हो रही थी कि जिस तरह से सीआरपीएफ जवानों पे हमला हुआ था उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई करने का दबाव सरकार के ऊपर था, मानसिक तौर पर बड़ा दबाव था, क्योंकि चुनाव भी 2 महीने बाद है, कुछ ना कुछ आपको जवाबी कार्रवाई करनी है। एक चीज और सबसे बड़ी कि आप युद्ध करने की स्थिति में नहीं है दोनों देशों के साथ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ छद्म युद्ध, जिसको हम कहते हैं ना लुका छुपी वाला युद्ध खेल रहे हैं, उसमें सीआरपीएफ जवानों पर हमला था। उसका जवाब जो दिया है वो एयर स्ट्राइक के तौर पर भारतीय वायुसेना ने दिया है। भारतीय वायुसेना ने बड़ा लाजवाब काम किया है, 21 मिनट के भीतर 3 बड़े आतंकी कैंपों पर हमला किया है। लेकिन मयंक, अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की तरफ से खामोशी नहीं है। उरी हमले के बाद पाकिस्तान खामोश हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी जवाबी बात नहीं की गई थी, लेकिन इस हमले के बाद पाकिस्तानी संसद में आज जिस तरह सरकार को घेरा गया, जिस तरह से उनका पूरा विपक्ष एक हुआ है, तो आप तय मानकर चलिएगा कि पाकिस्तान इसका रिप्लाई जरूर देगा। वो तरीका उसका क्या होगा, वो छद्म युद्ध, मैंने वही कहा ना कि जो छद्म युद्ध है वही लड़ा जाएगा। और जिस तरह से अभी आपको मैं बता दूं कि उरी और उसके आसपास के सेक्टर में गोलीबारी तेज हुई है सीज फायर को तोड़ करके, ये भी एक इशारा है। जी अमरीश जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये जो 12 मिराज विमानों के साथ में एयर स्ट्राइक की गई, सबसे पहले जानना चाहेंगे मिराज विमान को क्यों चुना गया इस पूरे ऑपरेशन के लिए, और 12 की संख्या में ही क्यों इनको चुना गया, और कितनी प्लानिंग लगती है इस तरह के ऑपरेशन को करने के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए अभी 10-11 दिन पहले ये आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी, तो निश्चित तौर पर काफी तैयारी की गई होगी, तो कितना समय इसमें लगा होगा और किस तरह से इसकी पूरी प्लानिंग की गई होगी? देखिए, ऐसा है कि कोई भी जो सेना है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, ये अपने रूटीन एक्सरसाइज में हमेशा लिप्त रहती है और अपने रूटीन एक्सरसाइज कर रही थी। जहाँ तक इंडियन एयरफोर्स की बात है, अभी उन्होंने 15-20 दिन पहले वायु जनशक्ति के नाम से अभी एक्सरसाइज किया था, जिसमें कि वो मारक क्षमता का प्रदर्शन, अपने जो एयर मिसाइल्स हैं, जो कंटिन्यू रूटीन एक्सरसाइज है, उसको वो लोग करते रहते हैं। ये जो कंप्लीटली प्लानिंग होती है, ऑपरेशन प्लानिंग होती है, इसमें ORP होता है, जैसे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट प्रैक्टिसेज कहा जाता है, जैसे PAD होती है, पैसिव एयर डिफेंस होती है। इनकी एक्सरसाइज एक रूटीन एक्सरसाइज होती है जो कि हर यूनिट्स को, हर बेस को करना पड़ता है। जब ये 14 फ़रवरी को जब ये स्ट्राइक हुआ था, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में पॉलिटिकल एक इंकरेजमेंट के साथ में, पब्लिक का एक दबाव के साथ में और पब्लिक की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए, ये कहीं ना कहीं सेना के मन में था कि अगर हमें छूट है तो हमें कुछ ना कुछ स्ट्राइक करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि वो लोग पूर्ण रूप से पहले ऑपरेशन की पूरी बारीकी जांचते हैं। ऐसा नहीं कि हो सकता कि 12 दिन बाद क्या हो सकता था, 8 दिन पहले भी हो सकता था ये, या 10 दिन बाद भी हो सकता था ये। लेकिन जब कंप्लीट टारगेट को लॉक कर लिया जाता है कि इस समय टारगेट को करना है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस स्ट्राइक के अंदर में कि जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट नहीं किया गया कि नुकसान हो जाते हैं। सिविलियन से हट के हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक होना था ये। तो उसकी जो एक प्लानिंग है। रही बात मिराज के इस्तेमाल की, मिराज हुए या आपका सुखोई 30 विमान है, या चाहे आप जगुआर एयरक्राफ्ट्स हैं हमारे पास में, चाहे MiG-21 की जो सीरीज़ है, MiG-21, 23, 27, 25 की जो सीरीज़ है, MiG-29 की जो हमारी सीरीज़ है, ये सारे एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं इस काम को करने के लिए। लेकिन कुछ ना बेस के हिसाब से इनको एक्सरसाइज को अलॉट किया जाता है कि क्या ये बेस इतना सक्षम होगा। 12 के फॉर्मेशन में हम जाएंगे, हमारे पास में 4 टारगेट होगा, उस 4 टारगेट को हमें लॉक करना है, और कितना टाइम हमारे पास में होगा आने को जाने को लेके। अभी जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं हमारे इंडिया में हैं, सब जितने फाइटर प्लेन्स हैं, ये सारे पूर्ण रूप से कैपेबल हैं इस स्ट्राइक को करने के लिए। ऐसा नहीं था कि मिराज की जगह यदि MiG-21 को दे दिया जाता तो ये करके नहीं लौट सकता था। लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है कि हमें कौन से एयरक्राफ्ट का यूज करना है, क्या हमें अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट वेपन्स का यूज करना है, क्या कि हमें ऐसे मॉडलर वेपन का यूज करना है कि जो इमीडिएट स्ट्राइक करके इमीडिएट टर्न करके वापस आ सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इसमें सिर्फ मिराज को यूज करना ही ऐसा नहीं है। कारगिल में भी मिराज यूज हुआ, किराल में जगुआर यूज हुआ, कारगिल में MiG-21 यूज हुए। तो ऐसे होता है, बट ये एक फॉर्मेशन का और एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, जो कि वो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और जो ORP रिक्वायरमेंट की जो फोर्सेज उस पर काम कर रही हैं वही एक्चुअल बता पाएंगी कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट का हमें क्यों। बट ऑल एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं इस हैंडल करने के लिए। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि पहले भी इस तरह के ऑपरेशन होते थे लेकिन उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता था, लेकिन अब जिस तरह से इस पूरे हमले के बाद में मांग उठ रही थी
कि तो इसको डिस्क्लोज किया गया। तो मेरा सवाल ये है कि पहले भी कई सारे हमले हुए, 26/11 हुआ या फिर जो संसद पर हमला हुआ, कई सारे ऐसे हमले हुए हैं। उसके बाद भी कई बार ऐसी मांग उठी थी कि इसकी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर उसकी भी जवाबी कार्रवाई होगी, डिस्क्लोज नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हालात बदले हैं कि अब इस तरह से ज़्यादा मांग उठने लगी है कि जो भी कार्रवाई हो उसको डिस्क्लोज किया जाए। तो क्या हालात बदले हैं अभी? देखिए, हालात बदले हैं और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी पूरी दुनिया इस्लामिक टेररिस्ट से परेशान है। जो ये टेररिज्म जिस तरह से ये गोल बना है कि इस्लामिक टेररिज्म एक नाम जनरेट हो गया है, उससे यूरोप भी परेशान है, आपका साउथ एशिया परेशान है, हम लोग पूरा एशियन कंट्रीज परेशान है। आप ये देखिए कि इजराइल ने कहा कि हम बियॉन्ड द लाइन इंडिया का सपोर्ट करने को तैयार हैं। रशिया ने कहा कि हम अक्रॉस द लाइन जहां भी जाना पड़ेगा हम सपोर्ट के लिए आएंगे। अमेरिका ने चुप्पी साध ली। जनरली ऐसे मौकों पर हमेशा अमेरिका का जो दखल होता है वो एक चौधरी टाइप होता है कि नहीं नहीं तुम चुप रहो, हम देखते हैं, हम बात करेंगे पाकिस्तान से। तो वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी झेल चुका है, वो अफगानिस्तान में इस चीज को झेल चुका है, तो इसलिए वो बोलने की स्थिति में नहीं है। चाइना ने जरूर कहा है कि बैठ के समझौता करें, आपस में तय करें, लेकिन चाइना भी एक तरफ से वो उस तरह की जो मार है इस्लामिक टेररिज्म की वो झेल रहा है। तो इसलिए अब जरूरी है हर देश के लिए कि वो इस पर जवाब दे। देखिए, एक चीज और है कि भारतीय सेना ने कहीं भी सिविलियन इलाके को टारगेट नहीं किया है। हालांकि बालाकोट जो इलाका है बहुत ही डेंस सिविलियन इलाका है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो जो कैंप था वो पहाड़ी पे था। अब वो जो भी फैक्ट है वो बाद की बात है, लेकिन एक सवाल ये बना हुआ है कि आपको कहीं ना कहीं तो रिट्राइव करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। आप चुपचाप खड़े होकर के तमाशा नहीं देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल इस समय पूरे मतलब ह्यूमैनिटी के सामने है कि सामने वाला अगर आपको मार रहा है तो आप उसका जवाब सिर्फ ऐसे बैठ करके नहीं दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कायरता नहीं, कुल मिलाकर के आपको अब आगे 2 कदम निकलना पड़ेगा। दूसरी एक चीज और है कि पाकिस्तान जिस चीज को मुद्दा बनाएगा, इंटरनेशनल इश्यूज बनाने की बात हो रही है कि आपने एलओसी को आपने पार करके 40 किलोमीटर अंदर तक गए हैं। लेकिन वहीं मेरी जब बात हो रही थी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स से तो उन्होंने अनऑफिशियली कहा कि हमने सीमा पार की नहीं, क्योंकि पीओके को हम अपना मानते हैं, पीओके पे हमारा दावा है। पाकिस्तान भले ही कहे कि वो इंटरनेशनल एलओसी है, हम नहीं मानते हैं, वो हमारा इलाका है, हमने अपने इलाके में जो कैंप चल रहे थे उन कैंपों को डिस्ट्रॉय किया है, तो हमने क्या गलत किया है और हमारी वो सीमा है। इंटरनेशनल सीमा वहां लगती नहीं, वो कह रहे हैं इंटरनेशनल सीमा वहां स्टार्ट होती है जहां पीओके खत्म होता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी लाइन है, स्ट्रेटेजिकल लाइन है। दूसरी एक चीज और जो अभी आपने सवाल पूछा था कि मिराज का उपयोग क्यों हुआ, तो इस पर भी मेरी जब बहुत सारे आज दिन भर सेना के बहुत बड़े अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मिराज की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसके पास 9 स्टेशन होते हैं। मतलब 9 स्टेशन का मतलब होता है कि वो अभी तक मिराज के बारे में लोगों को सिर्फ इतना मालूम है कि 2 बड़े बम लेके चल सकता है वो, लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें 9 स्टेशन होते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है। 9 स्टेशन का मतलब है कि आप 9 युद्धक गोले एक साथ लेके उड़ सकते हैं और ये बहुत बड़ी खूबी होती है। दूसरा, इनकी स्पीड जो है वो रडार पर बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं हो पाती है, इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं आप, तो स्पीड बहुत फास्ट है। दूसरा, मूवमेंट बहुत फास्ट है और निशाना बहुत ही अचूक है। और जो टीम कॉम्बैट टीम थी जो वो बहुत ही अचूक निशाने के लिए जानी जाती है जिसको भेजा गया था। और मिराज इसीलिए भेजे गए क्योंकि उनके पास 9 स्टेशन है कि आप 9 बम रख करके एक साथ आप फ्लाई कर सकें और वहां जाकर के आप टारगेट को पूरी तरह से सेट कर सकें। तो मिराज मतलब बहुत ही उन्नत तकनीक का है और पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने खुद उसको मॉडिफाई कराया है और उसको और डेवलप कराया है जिसमें ये स्टेशन उसके पास बड़े हैं। जी अमरीश जी, जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद में लगातार मांग उठ रही थी कार्रवाई की, लेकिन एक जो तबका था वो ये कह रहा था कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बैकफायर भी हो सकता है। तो एक तरफ से दबाव था कि कार्रवाई करनी है और दूसरी तरफ से ये भी था कि जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो कुछ दूसरी भी उसका निकल कर सामने आ सकता था। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती थी सेना के लिए, एयरफोर्स के लिए इस पूरे ऑपरेशन को करना और पूरी तरीके से सफल होना, क्योंकि बैकफायर भी हो सकता था आपका ये ऑपरेशन। तो कितनी बड़ी इसको चुनौती थी और उसको सफलता से पूरा किया एयरफोर्स ने। देखिए, ऐसा था कि ये चुनौती तो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फोरम की चुनौती थी। उन्होंने जिस तरह से अटैक किया वो भी एक इंटरनेशनल फोरम पे जान गया था कि उन्होंने इतने 40 जवानों को इस तरह से घात लगा के हमला किया उन्होंने। तो इंटरनेशनल फोरम पे चुनौती तो खैर बहुत ज़्यादा थी ये, लेकिन इसका एक जवाब देना भी कि ये बेटर लेट देन नेवर वाली बात नहीं होनी चाहिए थी कि अगर हम ज़्यादा लंबा इसको खींचते तो वो कहीं ना कहीं मन में पब्लिक की तरह होता कि जैसे पुराने मुद्दे होते हैं तो ये भी धूमिल होता चला जाता और लोग इस शहीद को इसको जो इतना बड़ा अटैक हुआ और जवान शहीद हुए हमारे, उसको धीरे धीरे करके धूमिल होती छवि भूल जाते। इसलिए ये था कि इसका जवाब
जल्दी और करारा देना बहुत ज़रूरी था, इस जवाब को देना। लोगों के मन में भावनाएं उमड़ती हैं कि जिस तरह से जिनके शहीद परिवार में जो शहीद हुआ है उसको एक देखना अलग है, लोगों की अपनी मेंटेलिटी अलग है, सोशल मीडिया पे एक अलग मैसेज जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर एक अलग था। लेकिन ये बहुत जल्दी और त्वरित और बहुत करारा जवाब देना बहुत ही सही था। 12 दिन भी मैं तो मानता हूँ कि थोड़ा लेट ही हुआ, 2-4 दिन पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। एक सैनिक के नाते मैं इस बात को कह सकता हूँ, क्योंकि उसका इमीडिएट रिप्लाई मिलता। लेकिन हाँ, ये भी था कि ये सब जो प्लानिंग, चूँकि ये डायरेक्ट ओपन वार नहीं है, एक तरीके से गोरिल्ला वार में आया है ये, कि हमने उनको अटैक किया, उन्होंने हमारे पीछे किया, जैसे शन जी ने कहा छद्म युद्ध, तो ये कम्प्लीटली गोरिल्ला वार प्रोसेस पे काम करता है। तो हमें ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम कहीं अपना नुकसान न कर बैठे। तो ये सब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक डिफेंस में एक हिस्सा है कि ये होता है कि हम अपना नुकसान ना करें, इसलिए एक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के तहत ही सारी चीज़ें हो सकती थी। बट ये बहुत ज़्यादा इसको लेट खींचने से भी एक प्रॉब्लम था, चाहे वो जैसे शैलन जी ने बहुत को सही कहा कि चुनाव है, तो चुनावी मुद्दे से इसको ना जोड़ना एक अलग तरीका होगा कि हमारे देश में जुड़ता है ये सब मुद्दे। लेकिन ये बात थी कि भावनाओं को देखते हुए और 40 शहीदों का जो पराक्रम का जो बदला था वो लेना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि इंटरनेशनल फोरम पे ये सबक सिखाना कि ये हम भी इसमें कैपेबल हैं। ये कहना और सबक सिखाना करने में ये अंतर नहीं होना चाहिए था। अब देखें कि उससे सटा हुआ का एबटाबाद था, जब यूएस ने स्ट्राइक किया था तो बिन लादेन को वहाँ जाके घर में घुस के मारा, तो क्या उसने किसी को बताया था कि हम बिन लादेन को हम अटैक कर रहे हैं? एबटाबाद उससे सटा हुआ 100-150 किलोमीटर का ही आगे का एरिया है वो, बालाकोट के बाद में। तो ये सब चीज़ें ऐसे कि ये सब चीज़ें प्लानिंग से होती हैं, जिस दिन होती हैं वो बिल्कुल सही होती हैं। इट वॉज वेल डिसाइडेड, वेल ऑक्यूपाइड, और ये बिल्कुल एक सही प्लानिंग की तरीके से आई कैन से कि ये काम हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी था। ज़्यादा लेट होने से पब्लिक का विश्वास आपस में सेना पर जो बना जो है वो तो है ही, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन उसको देख रहे हैं, वो तो था ही। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और एक स्ट्रॉन्ग, जैसे कि एयर चीफ मार्शल धनोआ साहब ने भी आके कहा था कि वी आर कैपेबल इनफ कि हम कहीं पर भी अपना समय खुद तय करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। तो जब इतना बड़ा सैन्य ऑफिसर आके इस बात को कहता है तो लोगों के मन में ये उठता है कि ठीक है सर आपने कहा तो, लेकिन वो कब और कहाँ करेंगे? तो ये जो ज़्यादा क्वेश्चन लंबा होने से धूमिल होती चली जाती, तो ये बिल्कुल सही समय था। इसको 15 दिन के अंदर में भीतर करना, 100 घंटे में आतंकवादी को मार गिराना, ये एक बहुत ही सेना के लिए, सेना का भी मनोबल इससे बढ़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कुछ अगर छूट दी गई तो हमने उसको करके दिखाया है, और हमारे पूरे बाकी की टीम के साथी तैयार हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। तो सैन्य का मनोबल भी इससे बढ़ा है। ऐसा नहीं कि खाली आम जनता का विश्वास बढ़ा है, सेना का मनोबल भी सेना का हथियार उठाने से ही बढ़ता है। सेना को बिठा के बढ़ने से सेना का मनोबल नहीं बढ़ता है कभी। जी बिल्कुल। शैलन जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज सारे देश, ज़्यादातर देश भारत के साथ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात कर रहे हैं, हालांकि पहले ऐसी तस्वीर नहीं थी, भारत अकेला आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा था। आज जो तस्वीर बदली है, इसके पीछे क्या कारण मानते? क्या इस्लामिक आतंकवाद से आज पूरी दुनिया करीब करीब परेशान है, ये इसका कारण है, या फिर कहीं ना कहीं भारत की जो विदेश नीति है उसकी सफलता इसे मानेंगे? देखिए मयंक, फिर मैंने वही कहा कि हम बार बार बहुत तात्कालिक चीज़ों को देखते हैं। अगर हम पिछले भी देखें, जितने भी हमारे पास उदाहरण हैं, भारत के पास जो विदेश नीति भारत की रही वो पहले से स्ट्रांग रही है। पहले भी भारत के साथ बहुत सारे देश खड़े होते हैं, रशिया, इजराइल, ये आज नहीं आए हैं आपके साथ। ये रशिया तो आपका हमेशा से एक पैक्ट माना जाता है, इजराइल हमेशा आपको सपोर्ट करता है। इवन आपके साथ यासिर अराफात जैसे लोग भी शामिल थे, जिनको पूरी दुनिया नहीं पसंद करती थी, वो भी आपके साथ खड़े होते थे। तो कुल मिलाकर के अगर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता तो सिर्फ आपके दो पड़ोसी, एक पाकिस्तान और एक चीन, इसके अलावा बाकी सब आपके साथ हैं। अमेरिका का हमेशा एक प्रभुत्व वाला इलाका रहा कि वो इस एशिया महाद्वीप में अपना दखल रखना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि दोनों देश लड़ते रहें और वो इन दोनों के बीच में अंपायरिंग करता रहे। लेकिन भारत की विदेश नीति ने उसको एक तरफा अलग थलग कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस दो पक्षीय मामले में तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करते। भारत पहले दिन से इस बात की वकालत करता रहा है। तो कुल मिलाकर के एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति आज की नहीं, पहले दिन से आतंकवाद पर बहुत क्लियर है। आतंकवाद पर हमेशा से भारत ने अल्टीमेटम दिया है, 2004 से लेकर, जो खुद आज विदेश सचिव ने कहा है कि हम 2004 से लगातार अल्टीमेटम दे रहे थे पाकिस्तान को कि आप अपने इलाके के आतंकी ठिकानों को नष्ट करें, अदरवाइज हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। और हमने की, और करना भी चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की चीजें आप छोड़ नहीं, मैंने कहा ना कि आप कब तक इग्नोर करेंगे। 2004 से आप किसी स्टेट कंट्री को नोटिस दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि साहब ये मूवमेंट, आप उरी हमले के उनको सबूत देते हैं, दूसरे हमलों के सबूत देते हैं, और वो पलट जाते हैं। फिर बात करते हैं कि साहब सबूत दीजिए। कब तक आईएसआई के सबूत दिए जाएं? इससे बड़ी बात क्या होगी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक बड़े अधिकारी ने पुलवामा अटैक के बाद कहा कि इसमें आईएसआई का हाथ है, क्योंकि आईएसआई के बिना एक्शन प्लान के ये आतंकी हमला प्लान ही नहीं हो सकता था। तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जैसे मोहम्मद ने
आतंकी हमला किया, जैसे मोहम्मद ने उसको स्वीकार किया, हमने जैसे मोहम्मद के ठिकाने पर कार्रवाई की, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। तो यही जो इंटरनेशनल फोरम पे जब बात जाएगी तो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मजबूत पहलू है वो यही है कि हमने सिविलियन इलाके को टारगेट नहीं किया। हमने जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जो आतंकी संगठन है, इंटरनेशनल टेररिज्म लिस्ट में है, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट बनती है उसमें है, तो जब उसमें जो लोग हैं उनके ऊपर अगर हमने कार्रवाई की है तो इसका हमें अधिकार है। अगर कोई हमारे यहां हम पर हमला करेगा तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे, और वही हमने किया है, और यही पूरी रणनीति भारतीय सेना की है। जी भाई अमरीश जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी आपने कहा कि इस तरह की कार्रवाई मनोबल बढ़ाती है जवानों का, तो वही सवाल है कि कई अधिकारियों का ये भी कहना था कि हम पहले भी इस तरह की कार्रवाई करना चाहते थे, हमें इस तरह की छूट नहीं मिली, लेकिन जब इस तरह की छूट मिलती है, इस तरह की कार्रवाई होती है, तो किस तरह से मनोबल बढ़ता है जवानों का? क्योंकि जवान इस पूरे मामले में अगर देखें तो 40 जवानों की मौत हुई थी, और जवानों की मौत के बाद में सेना भी यही चाहती थी कि इसका बदला लिया जाए, और जब उनको इस तरह से खुली छूट मिलती है और इस तरह से ऑपरेशन होता है और उस तरह से सफल ऑपरेशन होता है, तो कितना मनोबल सेना का बढ़ता है इस पूरे सफलता से? देखिए, किसी चीज़ को अगर हमने प्लान किया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो इंटरनल इश्यूज हो हमारे किसी चीज़ को लेके, अगर वो प्लानिंग अपने समय पर और अपने सही तरीके से अंजाम तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से सभी का मनोबल बढ़ाती है ये। अब मैं इसको एक उदाहरण से, जैसे शरण जी ने पहले बताया था, मैं इसको उदाहरण से लूँगा कि हमने पहले भी स्ट्राइक किए, ये किया। अब आपको पठानकोट का हमला आपको याद होगा, पठानकोट एयरबेस पे। पठानकोट एयरबेस पे जब इन्होंने हमला किया था तो उसके सारे सबूत से लेके हमने पाकिस्तानी डेलीगेट्स को, डिप्लोमेट्स को यहाँ तक आने की अनुमति और उसको दरियाफ्त करने की हमने अनुमति तक दी। यानी कि हमने हर उस एक्सटेंट तक जाने की कोशिश की जहाँ तक कि हम अपने आप को सर्टिफाई कर सकें कि आप अपने कंट्री से आप जो आतंकवाद को फैला रहे हैं उसका असर सीधा सीधा हमारे पर और हमारी कंट्री पर, आम लोगों के ऊपर में हो रहा है। अब रही बात कि इस प्लानिंग से कितना ज़्यादा मनोबल बढ़ता है सेना का, देखिए ये तो फैक्ट है कि हम 14 लाख की आर्मी हैं, हम वर्ल्ड की बहुत बड़ी फोर्स है, हमारे पास में इतने एयरफोर्स के जवान हैं, इतने एयरफोर्स के हैं, हमारे पास में मिलिट्री है, हमारे पास में नेवी बेस है। ये सब जो बेसेज है उन सबका एक ना एक अल्टीमेटम ये होता है कि हम अपने देश की, हम कहीं पर स्ट्राइक करने के लिए पहल नहीं करेंगे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये तो है कि हम अपनी सुरक्षा में सेंध भी तो नहीं लगाने देंगे। तो ये तो है कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो डायरेक्ट हमसे लड़ सके। अगर वो एक देगा तो हम उसका जवाब 100 से देने की ताकत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बात पाकिस्तान भी जानता है, तो ये तो करेगा, गोरिल्ला वार, लुका छुपी का वार करेगा, 4 बम यहाँ लगा। और उसका सबसे बड़ी बात है कि ये भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं लोकल जो लोग हैं वहाँ के, कहीं ना कहीं जो लोकल पॉलिटिकल चीज़ें, वो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट भी करती हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा जो घुसपैठी हमारे बॉर्डर पे अंदर में घुसना, ये बिना किसी लोकल सपोर्ट के हो नहीं सकता है। तो ये खास ये था एक पॉलिटिकल इशूज है जो कश्मीर में और इसमें चला ही जा रहा है। तो हम अभी तो 2 तरीके से वार लड़ते हैं कि हमें एक अपने इंटरनल वार भी एक लड़ना पड़ता है, जिसे हम गृह युद्ध कह सकते हैं। दूसरा ये है कि हम डायरेक्ट में एनिमी को फेस करके लड़ते हैं। अब डायरेक्ट एनिमी को फेस करने की हिम्मत चूंकि पाकिस्तान में नहीं है, तो वो छुपा छुपी का खेल हमसे खेलता है। तो इस बार जो हमारा अटैक था वो डायरेक्ट एनिमी के फेस को लेके था। हमने इसकी एक प्लानिंग की, हमने उसके अंजाम तक पहुंचाया, हमने उसको देखा, हमने इसको ये कोशिश की करने के लिए कि देखो तुमने हमारे में कर, हमने तुम्हें कहा पहले, जैसे शरण जी ने बताया कि पहले भी अटैक होते थे, पहले हम लोग भी सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरे स्ट्राइक के माध्यम से उसका जवाब दिया करते थे। प्रॉब्लम था कि ये बातें अंदर अंदर छुप जाती थी कि बाहर निकलती थी कि नहीं, या कुछ चीज़ें सेना तक ही सीमित हो जाती थी। अब जिस तरीके से इंटरनल पॉलिसी शरण जी बना है कि अब हमारा कोई ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पॉलिसी में कि रशिया ही हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा ये कंट्री दोस्त नहीं हो सकती, या चाइना के साथ में हम बायलैटरल डायलॉग नहीं कर सकते हैं, या हम पाकिस्तान से हमने बात करने की कोशिश नहीं की है, या सऊदी कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को जाके सपोर्ट किया है तो हमको सपोर्ट। तो जब स्टैंडर्ड एक फार्मूला के तहत में हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ नहीं है, तो ये तो है कि जब पहले हमारी पॉलिसी होती थी कि रशिया हमारे साथ में करेगा और सेना का साथ भी हमारा साथ में, रशिया और इजराइल का पूरा हमें सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब चूंकि ये इंटरनेशनल पॉलिसी अब स्टैंडर्डाइज होकर नहीं रही है कि जिसको जहां पर मौका मिल रहा है, जिस कंट्री को अपने ट्रेड को बढ़ाने का, अपने डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने का, हम वहां पे जाके बात कर रहे हैं। वरना हम फ्रांस से राफेल खरीदते और ब्रिटिश से हम जगुआर खरीदते, हम वहां से फ्रांस से मिराज खरीदते, ऐसा कुछ तो था नहीं कि हमारे साथ डील हमको वहीं उसी कंट्री से करनी चाहिए। तो ये इसलिए अब ज़्यादा सकते में और ये ज़्यादा ओपन और डिस्क्लोज होने लग गई हैं सारी चीज़ें कि इंटरनेशनल फोरम पे ये चीज़ को बताना भी जरूरी हो गया है कि दैट वी आर कैपेबल इनफ टू होल्ड अवर कंट्री। हम ये बता सकते हैं, अगर हमारा एक रशिया या
अमेरिका या और जो चाइना है, ये अगर हमारा सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारी फ्रेंड लिस्ट है और उस फ्रेंड लिस्ट के माध्यम से हम उसको सपोर्ट करेंगे। रही बात सेना के मनोबल की बात, तो सेना बैठकर घर में बैठकर काम करने के लिए या पेंशन लेने के लिए नहीं है। सेना को आप अपने बेटर रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे, सेना तो है ही उसी के लिए, बट उसकी प्लानिंग और एक जो चीज़ है वो निश्चित रूप से स्ट्रांग लीडरशिप और स्ट्रांग डिफेंस के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, स्ट्रेटेजिक मेकर हैं, उनको इस फ्रंट पर आके अब करना पड़ेगा कि हाँ हमें इसको यूज करना है, और तभी हमारा सेना जो है वो जंग नहीं लगने देंगे और उसका हम उपयोग करेंगे, और उसका हमने आज उदाहरण पेश किया। मयंक, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले उड़ीसा में भारतीय डीआरडीओ ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो एक और ये बड़ी उपलब्धि जुड़ी है कि वो बहुत ही टारगेटेड मिसाइल है जिसका परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। अभी डीआरडीओ ने उसको कंफर्म भी कर दिया है कि उन्होंने उस परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जी बिल्कुल। चलिए शैलेंद्र जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से हमले के बाद में लगातार ये बात सामने आ रही थी कि भारत को जवाबी कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान में भी अलर्ट था, सभी जगह अलर्ट कर दिया था, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वहां पर अलर्ट पर थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय एयरफोर्स ने जिस तरह से ऑपरेशन चलाया, सफल ऑपरेशन चलाया, तो क्या जितने दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है उनकी सुरक्षा को लेकर, क्या वो खोखला साबित हुआ है? क्या उसकी सुरक्षा की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दिया है भारतीय एयरफोर्स ने? नहीं, देखिए, मैंने फिर कहा ना कि मिराज को इसीलिए यूज किया गया था, उन्हें मालूम था इंटरसेप्ट होता है, कभी भी कोई भी फाइटर प्लेन अगर किसी भी सीमा में जाएगा वो इंटरसेप्ट होता है, रडार पर आता है। मिराज, मैंने कहा ना कि मिराज की एक तकनीक, एक टेक्नोलॉजी है उसकी कि वो बहुत जल्दी उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते वो। और मैंने कहा ना ऑपरेशन सिर्फ 21 मिनट का था, 3 मिनट कहीं, 4 मिनट कहीं। और जहां तक मुझे जो जानकारी मिली है, मैं उसको आधिकारिक नहीं कह सकता हूं कि जैसा अनुमान लगाया है, बहुत सारे लोगों से बात हुई है कि 3 ठिकानों पर हमले हुए हैं। 3 ठिकानों पर हमले होने का मतलब है कि जो 4-4 की कॉम्बैट टीम बनी, 4 मिराज एक तरफ गए, टोटल 12 मिराज गए थे और 12 गए तो 4-4 के पेरिफेरी में उन्होंने अटैक को अंजाम दिया है। तो कुल मिलाकर के एक बॉम्बर्स था, बाकी सब उसके साथ एक मतलब जिसको कहेंगे कि एक सर्चिंग पार्टी थी, पीछे से उसको कॉम्बैट सपोर्ट पार्टी थी, जो एक टेक्निकली एक युद्ध जैसा माहौल होता है कि आप उसी तरह से एक अपना फाइटर प्लेन का चलने का नियम है, उन नियमों के तहत वो एंटर हुए। और उनका सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी कि इंटरसेप्ट ना हो किसी भी कीमत से, क्योंकि अगर शुरुआती 10 मिनट आप निकाल ले गए तो लास्ट के 10 मिनट आप सक्सेस हो जाएंगे, 10 मिनट तक आपको इंटरसेप्ट नहीं होना है। और दूसरा एक चीज और देखिए, कोई भी वायुसेना, उसको रिएक्शन टाइम 10 मिनट का तो मिनिमम चाहिए। कोई भी फाइटर प्लेन हमेशा लोडेड नहीं खड़ा होता है। एक चीज और समझिए कि किसी भी एयरबेस पे हम बात करें तो फाइटर प्लेन लोडेड नहीं होता है कि उसमें पता चला आपका पायलट बैठा हुआ है और आप तैयार हैं और हरी झंडी दिखा देंगे, वो उड़ जाएगा, कैन नॉट पॉसिबल। और खासकर रात में जनरली हमेशा जो फाइटर प्लेन्स हैं उनके मूवमेंट बहुत कम होते हैं। और जो समय चुना इंडियन एयरफोर्स ने, वो भी बहुत ही पीक टाइम है कि सुबह जो जनरली क्या होता है कि 3:30 बजे हम लोग जनरली बहुत ही उसमें रहते हैं, अनकॉन्शियस कंडीशंस में। अगर हम कितना भी उस पर होंगे टारगेट को भी देखने की, उसमें रडार इंटरसेप्शन पे और सारी चीज़ों पे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं रहती, क्योंकि माना जाता है कि ये टाइम किसी भी हमले का नहीं। और खासकर अभी ऐसी कोई हमले की बात लग भी नहीं रही थी। ये माना जा रहा था कि अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अटैक होगा तो वो जमीन के रास्ते होगा। तो जमीन के रास्ते उन्होंने बॉर्डर LOC पर बहुत ज़्यादा फोर्सेस तैनात कर दिए थे। और यही वजह है कि भारत ने इस बार अपना एरिया बदला। उन्होंने कहा कि हम जमीन से नहीं जा सकते, जमीन से जाते तो शायद बड़ी लड़ाई होती और उसमें नुकसान ज़्यादा होता। अब सवाल ये होता है कि इस तरह के हमलों में एक चीज का और ध्यान रखना पड़ता है कि आप टारगेट लॉक करें और टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद सुरक्षित वापस भी आएं। तो ऐसे प्लान जब भी बनते हैं तो उसमें जाने से ज्यादा निकलने का रास्ता पहले बनाया जाता है। तो जो मेरी बात हो रही थी, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं कि मेरी जो अधिकारियों से बात हुई तो इसमें सारी एजेंसियों की मदद ली गई, जो उनका कहना है कि हमने हर एजेंसी को साथ लिया, उसमें चाहे रॉ हो, चाहे हमारी और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, चाहे आर्मी की जो लोकल इंटेलिजेंस इनपुट्स हो, हमने सबको मदद में लिया। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि प्लान क्या है। उनको सिर्फ ये पता था, चूंकि NSA अजीत डोभाल खुद इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो सबको ये पता था कि इनपुट मांगा जा रहा है, एक्शन और रिएक्शन क्या होगा ये टॉप कमांडर्स को केवल मालूम था कि हमें टारगेट लॉक कब करना है। टारगेट आ गया था, लेकिन ये नहीं मालूम टारगेट अब कैसे जाना। तो उसके बाद लास्ट मूवमेंट तय हुआ कि वी कैन नॉट फाइट थ्रो, मतलब हम जमीन के रास्ते लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो अब हमें हवा में जाना पड़ेगा। हवा में जाएंगे तो किसके थ्रू? तो मिराज को लिया गया। और मिराज को भी मुझे लगता है कि कल रात को ही 12 बजे मूवमेंट आया था कि आपको टारगेट दिया जा रहा है। रात को 12 बजे ग्वालियर एयरवेज को खबर दी गई कि 12 मिराज रेडी रखिए, टारगेट लॉक करना है उनको। और एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं
तो जो कमांडर, जो पायलट्स होते हैं, उनको लास्ट मोमेंट पर, शायद अभी अमरीश जी भी यही बताएंगे कि लास्ट मोमेंट तक ये पता नहीं होता है उनको जाना कहां है। उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि आप लोड करिए, और ये हो सकता है एक ड्राइव है केवल, जिसको हम कहते हैं ना कि ट्रेनिंग अभ्यास जिसको कहते हैं, ये माना जाता है कि ये कॉम्बैट अभ्यास है और कुछ नहीं है। लास्ट में जब आप ड्यूरिंग फ्लाई होते हो तब आपके स्क्रीन पर टारगेट चमकते हैं और कहा जाता है कि ये टारगेट्स हैं और ये आपको इतने मिनट के भीतर पूरे करके वापस आना है। और यही इन सारी चीजों में हुआ। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान को पता नहीं चला, पाकिस्तान को पता चला। पाकिस्तान के F-16 जो उनके हमसे उन्नत है, मिराज से बहुत अच्छी क्वालिटी के जहाज है, जंगी फाइटर प्लेन है, वो उड़े, वहां से उड़ान भरा। फिर मैंने कहा ना कि आपको 10 मिनट बहुत होते हैं, आपने 10 मिनट में एक्शन लिया और वहां से आप निकल लिए, आप अपनी LOC में आ गए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। क्योंकि उनको जब तक पता चला, जब तक उनके प्लेन रावलपिंडी या दूसरे एयरबेस से उड़ान भरे, तब तक आपको भी खबर हो चुकी थी। क्योंकि आपके भी जो रडार थे वो इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार थे कि आपके मूवमेंट के साथ वो पाकिस्तान के भी मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे, इसलिए आपको निकलने में आसानी हो गई। अब लेकिन चुनौती दोनों देशों के लिए है कि अब शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों को पता है कि कभी भी कोई भी फाइटर प्लेन उड़ान भर सकता है कहीं से भी। जी अमरीश जी, सरप्राइज एलिमेंट कितना जरूरी है किसी भी ऑपरेशन के लिए? क्योंकि जिस तरह से उरी हमले के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, वहां पर भी वो सरप्राइज एलिमेंट था, इसलिए पूरी तरीके से ऑपरेशन सफल रहा, विदाउट कैजुअलिटी वो पूरा ऑपरेशन हुआ। इसके बाद में ये भी ऑपरेशन हुआ, इसमें भी सरप्राइज एलिमेंट था। हालांकि उरी हमले से कम था यहाँ पर, क्योंकि एक बार हम ऑपरेशन कर चुके थे और यहाँ पर लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि यहाँ पर भारत हमला कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये उम्मीद थी कि फिर से जमीन पर हमला किया जाएगा, लेकिन इस बार एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया। तो सरप्राइज एलिमेंट को कितना जरूरी मानते हैं किसी भी सफल ऑपरेशन के लिए? देखिए, सरप्राइज एलिमेंट जो होता है वही एक की फैक्टर होता है किसी भी इस टाइप के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, या जिस टारगेट को लॉक करने के लिए। ये दोनों तरफ से सरप्राइज, जैसे शैलेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो पायलट मिराज को उड़ाने के लिए और जो उसमें जाते हैं, उस पायलट के फॉर्मेशंस को भी पता नहीं होता कि वो कहाँ जाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब वो लड़ाई लड़ने से पहले ब्रीफिंग में जाते हैं, उनको कंप्लीट ब्रीफ किया जाता है। तो ब्रीफ करने के साथ में इस ऑपरेशंस के हिसाब से उनको बताया जाता है कि उनको कितना डिग्री, कितना किलोमीटर, कितने एंगल से कहाँ पर जाना है। ये अब पायलट को ये पता नहीं होता है कि वो LOC क्रॉस करने वाला है। जब पायलट तो अपने बेस से उड़ा, जैसे कहते हैं ग्वालियर से मिराज उड़ा, तो वो तो विद इन ए फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड कहने के लिए तो बेस पार कर जाता है, LOC पार कर जाएगा वो तो अपने डिग्री और अपने जो मैप होता है उनके पास में, उसी पर उड़ते हैं कि इतने स्पीड पे जाके इतने डिग्री पे उनको टर्न लेना है, क्या करना है। लेकिन ये जो बिल्कुल सही एलिमेंट था कि ये सरप्राइज एलिमेंट मेरे हिसाब से सबके लिए रहा होगा। ये कितनी ब्रीफिंग पायलट को दी गई होगी वो टीम बता सकती है, लेकिन ये फैक्ट है कि सरप्राइज एलिमेंट के बिना इस ऑपरेशन को 100% एक्यूरेसी के साथ में, जिसे कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस पे इसको कवर करना बहुत ही मुश्किल होता होगा। क्योंकि आप इसको, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ये जो उड़ी स्ट्राइक के बाद में, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में, एक तरीके से हमने लैंड का थोड़ा रास्ता जो हमारा आर्मी का साथ था उसको थोड़ा सा हमने अपने को बैकफायर में किया कि नहीं, हम इसको नहीं लेंगे। क्यों कि वो लोग भी उस काम के लिए तैयार थे, दुश्मन के देश भी वो भी तैयार थे। तो उन्होंने ये प्लानिंग नहीं की होगी, कभी भी सोचा भी नहीं होगा कि एयर स्ट्राइक भी इंडिया कर सकता है POK में। ये तो कंप्लीटली उनके लिए सरप्राइज रहा होगा। अगर उन्होंने तैयारी भी की होगी उस स्ट्राइक के बाद में, तो अपनी आर्मी को लेके किया होगा, एयरफोर्स को। वैसे भी अगर आप देखा जाए तो किसी भी लड़ाई में एयरफोर्स और नेवी जो होती है वो सपोर्ट के रूप में काम करती है। पर जब से ये टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बढ़ी हैं और वेपन्स और गाइडेड मिसाइलें, इस टाइप की चीज़ें बढ़ी हैं, तब से एयरफोर्स एक फ्रंट रोल अदा करने में लगा हुआ है। क्योंकि एयरफोर्स का पहला काम होता है रास्ता को बनाना, वो रास्ता को बनाते हुए चलती है जिससे कि आर्मी आगे आगे चलती जाए ज़मीन पर, क्योंकि कब्जा तो आर्मी के साथ ही किया जा सकता है। तो इस तरीके से एयरफोर्स के लिए भी सरप्राइजिंग एलिमेंट था, आम जनता के लिए भी स्ट्राइकिंग था कि वो किस तरीके, क्योंकि आम जनता के मन में ये तो था कि हम भारत बदला लेंगे, हमारे कमांडर सोच रहे हैं इसके बारे में बदला लेने के लिए, लेकिन वो कैसे लेंगे, क्या लेंगे, इसमें एयर स्ट्राइक के रूप में ले सकते हैं, ये मेरे को लगता नहीं कि आम जनता के जहन में भी कोई इस प्रकार की बात थी। और ये सेम चीज़ पाकिस्तान पे भी लागू होती है कि वो भी बिल्कुल नहीं सोच सकता था कि वो एक एयर स्ट्राइक भी कर सकती है। तो एयर स्ट्राइक का चुनाव करना, ये स्ट्रांग लीडरशिप को निश्चित रूप से दर्शाता है कि हम ओपनली उसमें जाएंगे और उस पर स्ट्राइक करके आएंगे और समय के साथ में जाएंगे, टारगेट को लॉक करके जाएंगे। शैलेंद्र जी ने बताया कि मिराज की ये खास बात थी, ये मिराज को इस तरीके से उन्होंने इसको यूज़ करना है, तो वेस्ट वेपन शुड बी यूज्ड एट द बेस्ट टाइम। तो वो जो एक पॉलिसी के तहत उन्होंने काम किया था वो बिल्कुल सही काम था। और ये एक निश्चित रूप से सबके लिए आश्चर्यजनक था। जब सबने TV ऑन किया तभी उनको पता चला कि ये ऑपरेशन हो गया है और हम सब बिल्कुल अब ठीक है।
सही बात। मैं अमरीश जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मिराज, मुझे जो अपना, मैं जितना समझ पा रहा हूं एक जर्नलिस्टिक एंगल से, मिराज को उड़ाने के पीछे एक और वजह होगी कि इंटरनल भी किसी को पता ना चले, क्योंकि मिराज जनरली ट्रेनिंग ऑपरेशंस में काम आ रहा है पिछले कुछ सालों से, जबकि हमने उसको बहुत एडवांस कर लिया, बावजूद इसके हम ट्रेनिंग ऑपरेशंस में ले रहे हैं। हमने अपने तेजस को नहीं उड़ान भरने के लिए भेजा क्योंकि टेस्टेड नहीं है। दूसरा, हमने सुखोई, हमने मिग, ये हमारे टेस्टेड नहीं है। आपको और सबसे बड़ी बात बता दूं, मिराज हमारे कारगिल में भी टेस्टेड थे। ऊंची चोटियों पर जाकर के मिराज ने बहुत ही सक्सेसफुल रेट उनका 100% आया था। उन्होंने जो भी टारगेट लॉक किया वो टारगेट को अचीव किया। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में, जब भी, जो मैंने कहा ना, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के जो दिमाग में आया होगा कि ऐसी चीज भेजो जो 100% एक्यूरेसी के साथ परफेक्ट हो। सुखोई को अगर आप उड़ान भराते हैं, मिग को आप उड़ान भराते हैं, तो एकदम दिमाग में कहीं ना कहीं ये कोतवाल कमांडर्स के, जो नीचे के जो कमांडर्स हैं, उनके दिमाग में आ जाता कि समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ होने जा रहा है। तो उन्होंने वो भी मौका नहीं दिया। भाई मिराज को आपने उड़ान भराई तो माना गया कि यार हो सकता है ये टेस्टिंग फ्लाइट हो सकता है कोई टेस्टिंग कॉम्बैट हो, तो एक उसमें, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपको डिग्रियों में नंबर्स मिलते हैं। आप कैन नॉट इमेजिन कि पायलट को भी नहीं मालूम होगा, जो अमरीश जी ने कहा, कि हम पीओके में लैंड करने वाले, पीओके में हम गिराने वाले। क्योंकि मैंने कहा ना कि जैसे आप रेल चलाते हैं ना, तो रेल चलाते समय आपको नहीं मालूम होता कि आप कौन सी पटरी पे जाएंगे, वो तय करता है जो आपका सेक्शन इंजीनियर बैठा हुआ है कि आपको किस पटरी पे, कहां पे आपको ड्राइव कराएगा, स्टेशन मास्टर किस पटरी आपको अलॉट कर रहा है। उसी तरह से आप जब एयर में होते हैं, हवा में होते हैं, आपको नहीं मालूम आपको कहां जाना है। आपको डिग्री मिला हुआ है, उस डिग्री पे आप ट्रेवल करिए। वो डिग्री कहां की है, क्या है, वो नीचे वाले जानते हैं कि हम आपको कहां भेज रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अलर्ट उनको रास्ते में दे दिया हो गया होगा कि अब आप युद्ध के मैदान में, आप पीओके क्रॉस कर चुके हैं, तो आप मेंटली उतने स्ट्रांग रहें। और कहा भी जाता है, शायद अमरीश जी कहेंगे कि अगर आप एयरफोर्स में विद इन 10 सेकेंड अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते तो एयरफोर्स में आप पायलट बनने के लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इतना क्विकली, तो उन्हें मालूम है कि बाई एयर अगर हम कॉम्बैट करेंगे तो हमारे पायलट इसके लिए सक्षम है। और ट्रेनिंग भी, जो कॉम्बैट ट्रेनिंग्स होती हैं, जो खुद अमरीश जी ने कहा, उन ट्रेनिंग्स में भी यही सारी चीजें। तो कुल मिलाकर के एयरफोर्स का हमेशा सरप्राइजिंग एलिमेंट ही काम आता है। अगर वो बता के जाते तो ये ऑपरेशन में शायद हम अपने 2-4 जवान खो चुके होते, 2-4 जहाज खो चुके होते, शायद हम वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सरप्राइज एलिमेंट, और बहुत अच्छा, जिसने भी डिसाइड किया, जैसे भी डिसाइड किया, एक अच्छा ऑपरेशन तरीके से डिसाइड हुआ। जी मैम। जी शैलन जी, जिस तरह से देखा जाए पाकिस्तान में ये हमला हुआ है, पाकिस्तान की हमेशा पॉलिसी रही है अगर किस तरह का कोई हमला होता है तो वो डिनाइल करता है कि इस तरह से कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। हालांकि इस बार पाकिस्तान मान रहा है कि कार्रवाई हुई है, लेकिन उसका कहना है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, खाली मैदान में बम फेंक कर चले गए। लेकिन संसद में भी ये मामला उठा है, वहाँ पर सांसद का ये भी कहना है कि 40 नहीं 70 किलोमीटर तक अंदर आए थे भारतीय जो एयरफोर्स के प्लेन है, वो अंदर तक आए थे। तो कई तरह की चीज़ें वहाँ पर, शेम के नारे भी लगे संसद में इमरान खान के। तो इस तरह के जो हालात हैं पहले पाकिस्तान में नहीं दिखाई दिए थे कि आपस में जो सांसद हैं या सब एक ज़बान बोलते थे, लेकिन इस बार सब अलग अलग ज़बान बोलते नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? मैंने कहा ना, लोग इधर भी हैं, लोग उधर भी हैं। जब इधर हमारे जवान मारे गए तो हमने रिएक्शन के तौर पर कहा कि हमें खून का बदला खून चाहिए। ठीक उसी तरह से उधर से भी मैंने कहा ना कि वहां से भी जवाब वही आएगा कि आप अगर देखिए, फिर मैंने कहा ना, दोनों देशों के बीच जो सेंटिमेंट गेम है वो एक बड़ा अजीब तरह का, कि ऐसा सेंटिमेंट हमारे किसी के साथ नहीं है। अगर पाकिस्तान कोई मूवमेंट करता है तो हम कहते हैं हमें जवाबी हमला चाहिए, तो पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं हमें जवाबी हमला चाहिए। दूसरा एक चीज और है कि पाकिस्तान ने बहुत ही चालाकी वाली बात की है। उसने इसलिए इस बात को उठाया, उसने कहा कि सीमा पार की है। सीमा पार करना एक अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत बहुत बड़ा ऑफेंस है किसी भी देश के लिए। सीमा पार करके आप कोई भी स्ट्राइक करते हैं, ये एक बड़े ऑफेंस में काउंट होता है। तो उसने इसलिए उस चीज को जारी किया कि हम इंटरनेशनल फोरम में लेके जाएंगे तो हमें बताना तो पड़ेगा कब हुआ। तो इसलिए सुबह आप देखिए, सबसे पहले पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान आया, उनके टॉप कमांडर हैं मिस्टर गफूर, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और कहा कि भारतीय सेना ने कार्रवाई की और हमने विमान उनके रिवर्स उनको भगाने के लिए भेजे और उसके बाद वो भाग गए। मतलब उनका मतलब ये था कि भारतीय सिर्फ बेवकूफ बना के, भारतीय वायुसेना बेवकूफ बना के यहां से निकल गई, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा उन्होंने क्रॉस की है। ये उनकी एक रणनीतिक तौर पर बड़ी चाल है जिसमें वो भारत को फंसाना चाह रहे हैं कि भारतीय सीमा पार की। हालांकि जिस तरह से जो भारतीय सेना का स्टैंड है या जो भारतीय जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो सरकार है, उसने बहुत ही स्टाइलिश उसमें गेम खेला। उन्होंने कहा हमने पीओके में हमला किया, हमने सीमा क्रॉस नहीं की है, ये एलओसी नहीं है। चूंकि हम पीओके हमारा हिस्सा है तो हम कैसे कहते हैं कि आपका हिस्सा हो गया, और दूसरा हमने सिविलियन इलाके में। तो कुल मिलाकर के जो बात आप कह रहे हो कि संसद में, तो संसद में भी वही बात हो रही जो हमारे यहाँ विपक्ष कह रहा था कि जवाब दो,
हमला करो, रिप्लाई दो। वहां वही कह रहे हैं कि साहब जवाब दो, हमला करो। अब कितने किलोमीटर अंदर तक गए ये तो या तो भारतीय वायुसेना जानती है या पाकिस्तानी वायुसेना जानती है, पाकिस्तान के सेना के टॉप कमांडर्स जानते हैं। तो ये अब सांसद को किसी को तो नहीं पता होता, हम भी नहीं जानते कि भारतीय सेना 40 किलोमीटर तक अंदर गई या 90 किलोमीटर। ये तो दोनों सेनाएं जब कोई जवाब देंगी तब कुछ समझ में आएगा। लेकिन भारत में स्ट्रेटेजिकल तौर पर भारत लीड कर रहा है और पाकिस्तान बैकफुट पर है। वो ये भी नहीं बता सकता कि कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि अगर वो कैजुअलिटी बताता है तो वो और ज्यादा घिर जाएगा, उसकी सेना को जवाब देना पड़ जाएगा अपने लोगों के बीच में कि आखिर भारतीय वायुसेना इतनी बड़ी एक्शन करके चली गई, आप कर क्या रहे थे। तो दाग उन्हीं के दामन पे है, इसलिए वो बच रहे हैं कैजुअलिटी बताने से। लेकिन घटना को इनकार करने से उनका नुकसान होता, वो भारतीय पूरी सरकार को या भारत को विदेशी अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर घेर नहीं पाते। लेकिन भारत इस मामले में कूटनीतिक तौर पर बड़ा मजबूत पक्ष पर चल रहा है। उससे दोनों तरफ से जीत है, उसने अपनी कार्रवाई को भी अंजाम दे दिया, अपने लोगों को भी खुश कर लिया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जब मामले जब फोरम पे बात जाएगी तो वो कहेगा कि भाई हमला इन्होंने पहले किया था आतंकियों ने, हमने आतंकियों को जवाब दिया है, हमने सीमा पार नहीं की है क्योंकि हमने एलओसी में किया है, माफ करिएगा हमने अपने पीओके में किया, पीओके हमारा है, पाकिस्तान उसको अपना मानता है। तो इससे क्या होता है, हम तो उस पर आज भी अपना दावा पेश करते हैं, हर अंतर्राष्ट्रीय जगह पर पेश करते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत बहुत ही रणनीतिक तौर पर स्ट्रांग है बजाय पाकिस्तान को। और यही वजह है कि पाकिस्तान के रुख में आप देखिए कि तल्खी दिखाई दे रही है, वो रिएक्ट कर रहा है। जो अभी पूंछ और 2-3 नई चौकियों पर जिस तरह से गोलीबारी शुरू हुई है। जी अमरीश जी, जिस तरह से अब मांग पाकिस्तान के अंदर भी उठ रही है कि हमला हुआ है तो इसका भी बदला लिया जाए, तो क्या लगता है पाकिस्तान हमला कर सकता है किसी तरह से? और अगर हमला कर सकता है तो किस तरह का हमला पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है, और जो भारतीय सेना है वो कितनी तैयार रहेगी इस हमले के लिए? देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे शरण जी ने बताया कि ये बिल्कुल पाकिस्तान घिर गया, ये बिल्कुल सही है। वो ये भी नहीं कह सकता शरण जी कि ये वास्तव में टेररिस्ट कैंप थे जी। अगर वो ये कहता है कि टेररिस्ट कैंप थे, इसका मतलब था कि हम जो कह रहे हैं कि टेररिस्ट कैंप आप चला रहे हैं वो बिल्कुल सही रूप से चला रहे हैं। रही बात तैयारियों की और पाकिस्तान के बदला लेने की, तो ये बदले की भावना तो जो हमारे भावनात्मक है वो पाकिस्तान के साथ भी है, क्योंकि था तो हमारे साथ ही, वो हमसे ही तो अलग हुआ है ये। लेकिन अब ये क्या है कि वो गलत राह पे चल पड़ा है, वो अपने विकास में और अपने कैसे अपने देश को समृद्ध बनाए उसमें ना हट के ये दूसरों के प्रति गलत भावना के साथ में आतंकवादी कैंप को चला रहा है। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान की तरफ से यदि मानो कोई चीज़ होती है तो इससे हम मतलब हटा नहीं सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज के परिदृश्य को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट 1-to-1 फाइट होगी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। न्यूक्लियर कंट्री के बीच में आपस में इस तरह की लड़ाई को देखना, ये मैं नहीं मानता कि इतना ये हो पाएगा। अगर ये होगा तो ये वॉर नहीं होगा, ये मैं कहता हूँ शरण जी वर्ल्ड वॉर होगा ये, क्योंकि न्यूक्लियर कंट्री इस तरीके से आपस में लड़ेंगी नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि वो छुटपुट घटनाएं जैसे आपने बताया कि पुंछ में, राजौरी में, नौशेरा में, मैं भी 2002 से लेकर 2005 तक नौशेरा सेक्टर्स में रहता था। तो वो नौशेरा की जो फायरिंग आज जो हम देख रहे हैं, ये हम आज से 15 साल 20 साल पहले भी उतनी ही फायरिंग को देखा करते थे। ये अलग बात कि थोड़े से उन्नत हथियार थे, मोटर्स आगे जा रहे हैं, अब पहले मोटर्स नहीं, नॉर्मल फायरिंग हुआ करती थी, या रेंज पे जाते थे तो उसके रेंज में हम लोग रेंज में नहीं आ पाते थे उनके हथियारों की वजह से। तो ये जो पुंछ, राजौरी और नौशेरा घटना, तो हमेशा तो वो सीज फायर का उसने उल्लंघन ही किया है, क्योंकि जब पीओके बना तभी से सीज फायर लग गया था, ये जिनेवा कन्वेंशन के बाद से ही। लेकिन ये उसके बाद भी सीज फायर का कंटिन्यूस उल्लंघन करता जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से है कि वो तैयारी तो करेगा, लेकिन ये उसके लिए मैं ये खुला चैलेंज देके आम जनता की तरफ से भी कह सकता हूं कि उसको अपनी तैयारी को भावना में नहीं लेना चाहिए, पहले अपनी औकात को जांच लेना चाहिए कि वो किस तरीके से अटैक करना चाहिए उसे, या किस तरीके से हिंदुस्तान से बदला लेने की उसको हिम्मत करनी चाहिए, सोचना भी चाहिए। क्योंकि ये जरूर है कि अगर वो एक स्ट्राइक करेगा तो हम उसके 500 मारेंगे कम से कम। तो ये तो अगर उसके लिए अगर बुद्धिमान वाली सरकार होगी तो उसे सबसे पहले जो काम दिया जा रहा है कि तुम अपने टेररिस्ट कैंप्स को खत्म करो, अपनी धरती को भारत के खिलाफ उपयोग करने में या किसी और भी कंट्री के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में आप कर रहे हैं, तो उसे आप सबसे पहले खत्म करें, वरना ये नुकसान आपका धीरे धीरे करने का। ये सिर्फ अभी तो आपके 3 ये ठिकाने नेस्तनाबूद हुए हैं, कहीं पाकिस्तान का नामो निशानी नेस्तनाबूद हो जाए नक्शे से, क्योंकि हम भी अब उससे कोई हमदर्दी बरतने वालों में से नहीं है। हमने उनसे काफ़ी वार्तालाप कर लिया, बातचीत कर ली। अब ये जो इसका जवाब होगा वो खून का बदला खून, और इसी से होना चाहिए। और सेना भी मुझे लगता है इसी हिसाब से देखती है। ये बात जरूर है कि सेना ने अपना संयम बरता हुआ है। हमारी सेना, आप ये देखिए कि उनकी सेना और हमारी सेना में ही आप सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि उनकी सेना उनकी सरकार उनके सेना के कहने से चलती है, और हमारी सेना में इतना संयम है कि अपने पूरे
अपने संयमता के साथ में और अपने धैर्य के साथ में जब उनको कहा गया है कि स्ट्रेटेजी को बना के और आपको स्ट्राइक करना है, तो उन्होंने सही समय पे सही चीज़ को अंजाम देके वापस अपने घर की वापसी की है। तो हम तो हमेशा तैयार हैं हर चीज़ करने के लिए। आपको बातचीत के रास्ते से करना है तो सबसे पहले ये उनको प्रस्ताव दिया गया हर तरीके से, लेकिन वो अब मानने को राजी नहीं है इस चीज़ को लेके, तो अपना नुकसान वो खुद भुगतेंगे और निश्चित रूप से भुगतेंगे। और इस बात को पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझती है कि हम किस हद तक उन्हें अब जाना चाहिए, और बुद्धिमान होंगे तो निश्चित रूप से उनको कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहिए आगे, उनको सीमित रहना चाहिए और अपना जो काम है वही करना चाहिए। जी शैलेंद्र जी, जिस तरह से देखा जाए पाकिस्तान की अगर सूरत हाल देखें तो शायद वो उस स्थिति में नहीं है कि भारत से सीधे युद्ध लड़ा जाए, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान सालों से पीछे से वार करता आ रहा है, चाहे वो आतंकी गतिविधियों के जरिए हो या दूसरी तरीके से, लगातार भारत को इस तरह से नुकसान पहुंचाता आ रहा है, तो क्या आने वाले समय में हमें इस तरह की आतंकी गतिविधियां और देखने को मिल सकती हैं और भारत इनसे कैसे निपटेगा? क्योंकि तमाम तरह की घटनाएं स्लीपर सेल्स के जरिए हो या फिर दूसरी चीज़ों के जरिए हो, पाकिस्तान करता आ रहा है भारत में, और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, काफ़ी जनहानि भी भारत में इसके कारण हुई है। तो इससे कैसे निपटेगा? क्योंकि अगर सीमा पर अगर बात करें तो शायद पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि सीधा युद्ध ना भारत चाहता है ना पाकिस्तान चाहता है, और ना कोई दूसरा देश इस बात के लिए तैयार होगा। कहीं ना कहीं ये दोनों देशों पर प्रेशर है। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो मुझे लगता है कि बाकी जो देश हैं वो दबाव बनाएंगे, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो। कोई भी नहीं चाहेगा कि दोनों देश आपस में भिड़े, क्योंकि उसमें मैंने कहा ना कि फिर वो वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगा। तो ऐसे कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा जो मैसिव अटैक कोई भी झेले। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि जिस तरह से हमारे ऊपर एक दबाव था कि हम कोई एक्शन करें, मुझे लगता है एक दबाव पाकिस्तान के ऊपर भी बना है। हमने उसको प्रोवोक किया है उस चीज़ के लिए कि वो कुछ ना कुछ करे, और वो करेगा। आप तय मान के चलिए, जैसे पूंछ राजौरी और ये नौशेरा सेक्टर वाली तो घटनाएं आम है, इन पर हम बहुत नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है जो जिसकी आशंका लग रही है कि हो सकता है सीरियल ब्लास्ट, जो उसका जो एक मॉडस ऑपरेंडी है जैसे मोहम्मद की, लश्कर तैयबा की, क्योंकि जो एक्शन अब आएगा वो एक्शन का रिएक्शन अब आतंकी संगठनों की तरफ से आएगा। पाकिस्तानी सेना सीधे कुछ भी नहीं करेगी, वो अभी भी छद्म युद्ध, जो मैंने कहा ना कि वो छद्म युद्ध ही लड़ेगी। वो आतंकियों को प्रोवोक करेगी इस बात के लिए कि यू कैन गो, यू मे गो नाउ, एंड वो इस तरह की जो उनकी चीजें हैं कि आप जाओ और कुछ बड़ा करके आओ, इस बात का बदला लो, क्योंकि उनको सिखाया ही वो जाता है। मैंने कहा नहीं, ये जो जगह आपने ब्लास्ट की है वो लॉन्च पैड थे, आतंकी तैयार करना और यहां से उन्हें ऑपरेशन के लिए भेजना, और वहीं पर उनका ऑपरेशन का कमांडिंग सेंटर था कि जहां से आप चीजें कमांड करते थे। तो कुल मिलाकर के आपने बड़ी जगह पर उनकी चोट की है, तो जवाब तो वो देंगे। कैसे देंगे, क्या देंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। कहीं ना कहीं भारतीय एजेंसियां भी इस मामले में तैयारी करके बैठी हुई हैं। उनकी इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीजें वो तय है कि बहुत तेजी से काम कर रही हैं। आप लगातार देखो कि भारत ने हमला जरूर किया, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेलने के भी काम शुरू कर दिए। उसने ओआईसी की बैठक कॉल कर ली। ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो इस्लामिक कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, उनकी बैठक कॉल की है। और बड़ी बात यह, पाकिस्तान को मिर्ची इस बात से नहीं लगी है कि हमला हो गया है, पाकिस्तान को मिर्ची इस बात से लगी कि भारत ने सीधे ओआईसी की मीटिंग कैसे कॉल कर ली, क्योंकि ओआईसी की मीटिंग, उसका यह मानना है कि वो दूसरा बड़ा इस्लामिक देश है, इसलिए उसे पहले आज़ादी है कि वो बैठक को बुलाए। लेकिन भारत ने, सुषमा स्वराज की तरफ से जो बात आई कि सुषमा स्वराज ओआईसी की बैठक में शामिल होंगी और पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन से निकालने की वकालत करेंगी, तो पाकिस्तान को यह बड़ा झटका लग सकता है। अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होने की बात होती है तो उसके लिए एक बड़ा सेटबैक है। तो कुल मिलाकर के जो एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है वो ये सारी चीजें हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वहां दबाव बना रहे हैं, आप संयुक्त राष्ट्र परिषद में दबाव बना रहे हैं, आप संयुक्त राष्ट्र संघ में दबाव बना रहे हैं, अब आप ओआईसी में भी पाकिस्तान पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि आप शरीर से, दिमाग से और आर्थिक तौर पर हर जगह से पाकिस्तान को घेरने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उसका जो रिट्राइव होगा, उसका जो एक्शन प्लान होगा, वो आतंकियों के जरिए सामने आएगा। जी अमरीश जी, 40 जवानों की शहादत का बदला भारत ने ले लिया है, क्या मानते हैं बहुत सही जवाब दिया है या और भी कुछ कार्रवाई हो सकती थी या आगे कुछ और देखने को मिल सकती है? देखिए, एक फौजी होने के नाते मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि 40 का बदला 4000 से होना चाहिए कम से कम जी, क्योंकि हम वैसे भी 1/100 पे हम उनके साथ में हैं। तो ये ठीक है कि एक उस परिवार के लिए थोड़ा सा एक संतोषजनक होता है कि जिसने इस तरीके से गंदे घटना को अंजाम दिया है उसका जवाब उसे मिला, उचित और सही समय पर सही कार्रवाई मिली। ये फैक्ट है कि हमारे साथ भी तो धोखा हुआ और धोखे के साथ में हमने अपने 45 जवान उसके बाद भी खोए, और आज भी वो पुंछ, राजौरी, नौशेरा सेक्टर्स के अंदर में फायरिंग कर रहे हैं। और हो सकता है कि राजस्थान के बॉर्डर्स पे भी हलचल हो, जिस तरह से कच्छ पे एक ड्रोन को अभी मार गिराया है,
इंडियन एयरफोर्स ने दोबारा से, तो इस तरीके से वो अब वो हो सकता है कि ऑल तीनों रूप से तीनों सीमाओं की तरफ से हमारे ऊपर में, तो हमें सतर्क तो रहना पड़ेगा, क्योंकि घायल शेर ज़्यादा खतरनाक है। अब वो किस तरीके से हमला हम पे करेगा ये हमें देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग उस रूप से पूर्ण रूप से तैयार हैं, और आज से नहीं, शुरू से ही तैयार थे। कोई ऐसा नहीं है कि हमने आज तैयारी की है और इसकी तैयारी की। हाँ ठीक है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट एक अलग होती है, पैसिव एयर डिफेंस एक अलग होता है, एक ऑपरेशनल एक्सरसाइजेज अलग होती हैं जो हमेशा चलती रहती हैं। और ये सिर्फ जैसे अभी मैंने वायु जनशक्ति की बात की, पोखरण रेंज से भी हर साल वायु जनशक्ति होती है। अभी कुछ दिन पहले हमने यलंका एयरफोर्स बेस पे हमने बेंगलोर में एयर शो देखा, तो ये सब एक ताकत का नमूना है। 26 जनवरी की जो मिसाइल है ना, ये हमें दिखाने के लिए हमने नहीं रखी है या फोटो खिंचवाने के लिए हमने नहीं रखी है। इसका बेस्ट सही समय पर सही यूज होना ही इसकी सार्थकता को सिद्ध करता है। जिस तरह से अगर जवान वहाँ पर गए और सीआरपीएफ कैंप पे पूरा हमला वो भी अपनी जवान अपने वहाँ पर होने का एक सार्थकता को सिद्ध करने के लिए वहाँ पर गए थे। तो हमारे एयरफोर्स के जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी हमारे वेपन्स हैं हमारे साथ में, ये पूर्ण रूप से सक्षम है। हाँ, ये बिल्कुल शायन जी ने सही कहा कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे वो एक छोटा सा टमाटर का ही मुद्दा हो उसके लिए, चाहे वो पानी को रोकने वाला जो इंडस वैली ट्रीटी के तहत में जो भी चीज़ें अभी आ रही हैं कि हम अपना हिस्सा लेंगे, तो ये जरूर है कि हमने अपना कड़ा रुख लिया। हो सकता है कि हमारी नरमी का ही वो अब तक फ़ायदा उठा रहा था, ये भी मैं कहना चाहूँगा, और हमारी सख्ती से वो समझ जाएगा कि नहीं, अब ये थोड़ा सा मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा। चाहे वो पानी रोक देंगे हम उसका, चाहे हम इसके साथ में ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे उनके जो सो कॉल्ड एजेंट्स हैं हमारे देश में उनके सिक्योरिटी को हटाने का मामला हो, या चाहे उनकी तरफ से जो ज़्यादा बात करने वाली चीज़ें हो उनको ज़्यादा प्रवोक नहीं करना, उनको ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं करना, इन चीज़ों को लेके तो वो कुछ कर सकता है। लेकिन मैंने अपने पहले भी कहा आपको कि अगर उसको थोड़ा सा भी दिल और दिमाग से यदि वो काम लेगा तो उसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना ज़्यादा नुकसान कर लेगा ऐसा करने से। जी शैलन जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। जिस तरह से बात की जाए, आज बदला लिया है इस पूरी कार्रवाई का, लेकिन इस तरह की कार्रवाई काफ़ी पहले से शुरू कर दी थी कूटनीतिक तौर पर, जैसे कि अभी बताया कि पानी रोकने की बात हो, व्यापार को लेकर हो, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने की बात हो, तो तमाम तरह की कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी थी भारत ने। तो इन सभी कार्रवाई और जिस तरह से ये हमला हुआ है, इसका क्या कुछ असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? देखिए, मैंने कहा ना, सबसे पहला दबाव आपने मानसिक तौर पर उनके ऊपर बनाया जब आपने कहा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हम वापस लेते हैं। देखिए, इसमें होता कुछ नहीं, सिर्फ हम आपको एक आज़ादी दे देते हैं कि आप हमारे साथ बिजनेस डील्स में ज़्यादा प्रेफरेंस हम आपको देंगे, क्योंकि आपके पास जो फल हैं, फल फ्रूट्स आप सबसे ज़्यादा इंडिया को बेचते हो। इंडिया, मैंने कहा ना, इंडिया देश, हिंदुस्तान पूरी तरह से सबके लिए बाजार है। उस बाजार का रास्ता अगर हम बंद करेंगे तो आपको आर्थिक तौर पर हम आपकी नाकेबंदी कर देंगे, और हमने वही किया है। हमने आपकी आर्थिक तौर पर नाकेबंदी, FMN हटाया, आपसे मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा आपसे वापस लिया। उसके बाद हमने कहा कि आपके यहाँ से आने वाली हर चीज़ पर हम जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो हम 200% लगाएंगे। मतलब हम आप पर जो GST है वो 200% लेंगे। मतलब आप 200 गुना ज़्यादा लेंगे तो तय है कि कोई भी कारोबारी क्यों उसके साथ कारोबार करना चाहेगा कि जो चीज़ मेरे को 10 रुपये की मिल रही थी, अब वो पता चला कि 200% टैक्स के साथ कितनी महंगी हो जाएगी, फिर उसमें हिंदुस्तान में लोग उसको खरीदेंगे क्यों? हम उसके दूसरे विकल्प तलाश लेंगे। तो आपने एक आर्थिक नाकेबंदी की। अब आपकी रणनीतिक नाकेबंदी करनी थी हमें, तो हमने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर बाकी जगह कहा कि साहब आतंकवाद को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप लश्कर तैयबा को, इन सबको आप सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको सबूत दे रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं। उसके बाद अब लास्ट में आके हमने आपको एक शारीरिक तौर पर भी कह दिया कि हम आगे बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरा जता दिया है कि हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो आखिरकार भारत ने 40 जवानों की मौत का बदला ले लिया है, उन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से पुलवामा में आतंकी घटना हुई थी, उसमें 40 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद में सोशल मीडिया पर ये सवाल हो रहे थे, पूछे जा रहे थे, हाउ इज द जैश? तो हम आज ये पूछ रहे हैं, हाउ इज द जोश? तो अभी के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।